पेपर 1 उन लोगों के लिए होता है जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो वो 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप दोनों ही पेपर निकाल रहे हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर अगर आप निकाल रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to क्लास 8। ओके, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो दोनों पेपर का ही तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 या सिर्फ पेपर 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें से पेपर 2 में आपको दो चीज़ है, एक मैथ साइंस का टीचर होता है और एक एसएसटी का टीचर होता है। अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ सवाल होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन में 60 मार्क्स होता है टोटल। अगर हम देखेंगे तो पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है और पेपर 2 में भी आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है। लेकिन इसमें अंतर यही है कि अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 30 नंबर का लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में से क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 में आपका जो रीजनल लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज में आपका है कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, भूमिज, नागपुरी, बंगला, पंच परगनिया, उड़िया, खोरठा, कुरमाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक भाषा का आपको सिलेक्शन करना है और उस भाषा से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ 30 पैडागोजी का क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको सारा चीज़ का नॉलेज है, बट आपको पढ़ाना कैसे है, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, दोनों में अंतर है। एक होता है कि क्या पढ़ाएं और एक होता है कैसे पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं ये तो आपको बुक में भी है, लेकिन कैसे पढ़ाए हैं इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। बहुत सारा टेक्निक होता है कि छोटे बच्चे को हम किस तरह से डील करें, उससे बड़े बच्चे अगर है तो कैसे उसको डील करें। एक होता है प्ले वे मेथड से पढ़ाना होता है, एक होता है लेक्चर मेथड से पढ़ाना होता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोगों को बीएड में भी बताया गया है। अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड में बताया गया है किस तरह से हम टीएलएम का यूज करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। तो कुल मिला के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप पेपर 2 में एसएसटी का टीचर बनना चाह रहे हैं जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होता है, तो आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से सवाल आपका 100% बनेगा। और अगर आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं देन आपका जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 60 में 60 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसमें अगर मान लीजिए 2-4 अगर सपोज आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो फिर भी आप कम से कम एक इस स्थिति में रहेंगे कि आप इस पेपर को निकाल लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो हमको पता है कि हिस्ट्री को जनरली 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवियल होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है। अगर हम एंशिएंट में जाते हैं तो एंशिएंट में हम देखेंगे तो मानव का उत्पत्ति से लेके सवाल मतलब हिस्ट्री शुरू होता है, लेकिन हम लोग उतना पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग अगर बात करें एंशिएंट का तो एंशिएंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको कहीं ना कहीं तैयारी करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आपको बनेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आता है वैदिक पीरियड, वैदिक काल आपको पढ़ना है। वैदिक काल में आपको लिटरेचर को स्पेशल फोकस करना है कि वैदिक काल में ऐसे कौन कौन से लिटरेचर का निर्माण हुआ, कौन कौन सा ऐसे लिटरेचर बने, जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ये सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें एंशिएंट में तो आपको महाजनपद का नॉलेज होना चाहिए। महाजनपद में भी आपको जो मौर्य एम्पायर है, जो मगध महाजनपद है, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको लिच्छवी वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्ता वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, चोला के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना है। ये जो मेन टॉपिक है, अगर आप इतना टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग हिस्ट्री आपको मोटा मोटी जो भी है कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट बैटल्स, जितने भी इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो आपका बाबर के साथ युद्ध हो, चाहे वो आपका पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो आपका अन्य जो
पलासी का युद्ध हो, चाहे वो कर्नाटक का युद्ध हो, जितने भी युद्ध हुए हैं वो सभी युद्धों का डेट और किसके किसके बीच में हुआ, ये आप एक नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर मेडिवियल पीरियड में हम देखते हैं तो मेडिवियल पीरियड में आपको अरब इन्वेंशन, हमारे देश में जो भी अरब से आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों को आपको देखना है। गजनबी जो है, गजनबी किस तरह से हमारे देश में आते हैं, लूटपाट करते हैं, वो सब आपको देखना है। साथ ही साथ एक समय आता है जब हमारे देश में भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। तो उस भक्ति मूवमेंट से जो कुछ सवाल बनते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से भक्ति मूवमेंट चलाएं, किनके द्वारा चलाया गया है, उससे क्या हमको आउटपुट मिला, ये सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिवियल पीरियड में जनरली हम लोग को देखना है मुगल काल, दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत का सिलेबस को स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर दे दिया गया है लिटरेचर। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि मुगल काल के समय पे जितने भी लिटरेचर बने हैं, चाहे वो अकबर के द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, या उनके कोर्ट में रहने वाले जो कवि लोग थे, चाहे वो अमीर खुसरो का बात करें, चाहे फैजल का बात करें, उन लोगों के द्वारा जितने भी कविता, कहानी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी जो भी लिखे गए हैं वो सब लिटरेचर में आता है। एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट लिटरेचर। जो भी मुगल काल में, चाहे दिल्ली सल्तनत में जितने भी लिटरेचर का निर्माण हुआ है आपको पता होना चाहिए। मराठा के बारे में आपको पढ़ना है, शिवाजी के बारे में पढ़ना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स को आपको देखना है कि किस राजा के द्वारा, चाहे हम अगर साउथ का बात करें तो साउथ में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, किनके द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत में किनके द्वारा कौन कौन सा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उस मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करता कौन है, निर्माण का समय क्या है, उसके पीछे क्या इतिहास है, ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कल्पचर होते हैं अशोक के समय के जितने भी, अगर हम देखें जो स्क्रिप्चर है, जो अभिलेख है, अभिलेख का नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका एंशियंट और मेडिवियल के जो मेन टॉपिक है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना है कि जितने भी यूरोपियन सेटलमेंट हमारे देश में हुआ है, जो भी यूरोपियन आगमन हमारे देश में हुआ है, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो डच हो, जो भी हमारे देश में आए और किस तरह से अपना सेटलमेंट किए, किस तरह से औपनिवेशवाद को बढ़ावा दिए, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद किस तरह से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक समय बिजनेसमैन बनकर आया, व्यापारी बनकर आया और एक समय हमारे ही ऊपर वो राज करने लगा। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, लगभग साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल के बीच में 200 साल तक वो जो रहे हमारे देश में, 200-250 साल जो भी रहे, तो कुल मिला के आपको देखना है कि वो जहांगीर के कोर्ट में जब आए, और जहांगीर के कोर्ट में जब आए तो वहाँ से लेकर जहांगीर को हटा देना, मुगल काल का समाप्त कर देना, पूरे देश में अपना सरकार चलाना, ये जो एंटायर प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस में जो भी घटनाएं हैं आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमको रिवॉल्ट 1857 के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रिवॉल्ट 1857 के पीछे कारण क्या था, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा इसको लीड किए, बिहार से कौन लीड किए, यूपी से कौन लीड किए, अवध से कौन लीड किए, झारखंड से कौन लीड किए, आगे में हम बताएंगे। उसके बाद जितने भी रिफॉर्म्स हुए, जो भी सुधार हुए हमारे देश में, ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ थी, सती प्रथा बैन किए राजा राम मोहन राय। उसके बाद ऐसे बहुत सारे और भी सुधार हैं और सुधारक हैं। अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले, उनके द्वारा किस तरह से सुधार किया गया बहुत सारे चीज़ों को, महिलाओं का स्थिति में सुधार हुआ, महिलाओं के शिक्षा के स्थिति में सुधार हुआ, ब्रह्म समाज का निर्माण होता है, आर्य समाज का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश होता है। ये सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। तो अगर आप इतना अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, डिटेल्स में जाके पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक आपको हिस्ट्री के लिए काफ़ी है। अगर हम बात करें, साथ ही साथ आपको ये जो चीज़ हम देख रहे हैं इतिहास का, अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें झारखंड का क्या रोल है। अगर हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उस समय झारखंड का क्या कहानी है। अगर हम मान लीजिए मुगल काल पढ़ रहे हैं तो मुगल काल के समय हमारे झारखंड का क्या स्थिति रहता है, मुगल काल के समय हमारे झारखंड में नागवंशी शासन रहता है। तो आपको नागवंशी शासन को भी रिलेट करके पढ़ना है कि मुगल शासन काल में हमारे झारखंड में क्या स्थिति था। अगर हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो 1857 का क्रांति का हमारे झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है,
ये सारा चीज़ मतलब इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें रिफॉर्म्स, तो झारखंड में ऐसा कौन कौन सा रिफॉर्म्स होता है, झारखंड में मेन कौन कौन सा रिफॉर्मर है। अगर हम बात करें यूरोपियन सेटलमेंट का, तो यूरोपियन सेटलमेंट के समय हमको देखना है कि झारखंड में यूरोपियन सेटलमेंट का क्या असर पड़ रहा है। अगर हम बात करें अंग्रेजों का दमन के कारण ही हमारे झारखंड में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय युद्ध हुए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे से जनजातीय विद्रोह हुए हैं। जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा का नाम, तिलका मांझी का नाम, शहीद शेख भिखारी का नाम आता है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं, झारखंड को कहीं ना कहीं लीड किए थे यूरोपियन सेटलमेंट के अगेंस्ट। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद हमको पृथ्वी का इंटीरियर पढ़ना है, साथ ही साथ हमको हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी रॉक्स है, चट्टान है, उसके बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, रिवर सिस्टम पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ना है, रेनफॉल पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है, सॉयल पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है। ये बेसिक टॉपिक है, इसके आगे और बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं देन यू आर एलिजिबल, आप क्वालिफाई कर लोगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को झारखंड के अनुसार भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए मिनरल्स पढ़ रहे हैं, तो मिनरल्स में आपको पूरा भारत का मिनरल्स तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ झारखंड में ऐसे कौन कौन से मिनरल्स है उसको भी आपको देखना है। अगर आप माउंटेन्स पढ़ रहे हैं तो भारत का माउंटेन के साथ साथ आपको झारखंड का ही माउंटेन्स देखना होगा। अगर आप रेनफॉल देख रहे हैं तो रेनफॉल में आपको ये भी देखना है कि पूरा भारत का रेनफॉल का क्या कंडीशन है और झारखंड का रेनफॉल का क्या कंडीशन है। अगर हम फॉरेस्ट का बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर का बात करें, तो देखना है कि भारत में एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है और साथ ही साथ झारखंड में एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है। झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे झारखंड का जो स्थिति है, झारखंड का जो कृषि का स्थिति है, द सिचुएशन कृषि का है, मिनरल्स का जो है, रेनफॉल का है, रिवर सिस्टम। अगर हम गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको दामोदर के बारे में पढ़ना होगा। अगर हम यमुना के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सुवर्ण रेखा भी पढ़ना होगा। अगर आप मान लीजिए तो कुल मिला के अगर हम एनर्जी का बात कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना है कि भारत किस एनर्जी पे काम कर रहा है और उस एनर्जी में झारखंड का क्या रोल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कि किस तरह से टॉपिक को हम झारखंड के साथ जोड़ के पढ़ सके हैं। उसके बाद आपको अगर पॉलिटी में, अगर हम राजनीति का बात करें तो राजनीति में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कब बना, कैसे बना, कौन उसमें इन्वॉल्व हुए, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया। साथ ही साथ कितने पार्ट्स हैं, 22 भागों में इसको बांटा गया है। कितने आर्टिकल्स हैं, तो पुराने में 395 आर्टिकल्स है। सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा लोक प्रशासन है, उसको भी आपको देखना है। हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फेडरल सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम को हमको देखना है। उसके बाद हमको गवर्नेंस देखना है, जो सुशासन जिसको हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस, उसका जो पॉलिसीज़ है उसको देखना है। आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में इसमें मेंशन किया हुआ है। हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है। साथ ही साथ हमको डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये जो एक ढांचा बना हुआ है, कि स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकता है, किस तरह से लोकल गवर्नमेंट काम कर सकते हैं, किस तरह से इन लोगों का जो ड्यूटी है प्लस पावर है इसको बांटा गया है। ये सारे सिस्टम को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। साथ ही साथ आपको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखना है हमारे देश में, साथ ही साथ हमारे झारखंड में किस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है। ये सारा चीज़ आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ना है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो आपको प्राइमरी सेक्टर, हमको पता है हमारा जो अर्थशास्त्र है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारे अर्थशास्त्र में हमको अर्थव्यवस्था को ही पढ़ना होता है कि किस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल जो भी गतिविधि होता है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल होता है, उसको हमको देखना है। जनरली ये 3 तरह से होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें सीधे जुड़ा होता है खेत के साथ या फिर भूमि के साथ, जिसमें हम लोग जनरली कृषि को लेते हैं, माइनिंग को लेते हैं, पशुपालन को लेते हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं नेक्स्ट, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। कोई भी चीज़ सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस के बाद उसको फिर
प्रोडक्शन को फिर फैक्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाकर उसको फिर उसको दूसरा कुछ चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी में आता है। फिर आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, मतलब जो भी ऐसे प्रोफेशन है जो कुछ ना कुछ सेवा दे रहे हैं, ना वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और ना ही कोई निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो वो कंडीशन भी देखना है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है पूरा भारत का, अगर हम बात करें तो पूरा जीडीपी है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड में भी सेम चीज़ हमको देखना है कि प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स देखना है कि कौन कौन सा आर्थिक सुधार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, दोनों झारखंड सरकार का भी देखना है, भारत सरकार का भी देखना है। कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज़ अपनाए जा रहे हैं आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। एग्रीकल्चर में हम लोग का अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से नए पॉलिसीज़ ऐड किए गए हैं सरकार के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर हम बात करें आयात निर्यात का, जो भी बिजनेस हो रहा है अन्य देशों के साथ, आपको पता होना चाहिए। बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो बेसिक फीचर है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स को दोनों, मतलब इंडिया एज वेल एज झारखंड, दोनों को मिला के आपको पढ़ना है। आई होप आपको अगर इतना आप कर लेते हैं देन यू आर क्वालिफाई फॉर द